मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ ना माँ? तुम क्यों गई थी नीना के घर? डर लगता है। I'm going to ruin you. You are Mr. Zazak Desai? Gods watch me. Time never stops. We have known you for so long. हम इतना जानते हैं आपको, लेकिन मेरा जो एक्सपोजर था आपके काम से जी बहुत लंबा वाला, वो था हेलो सीरीज 2017. जी जी And I must confess something, I hated you in that yeah series. you must And you know, the way the character was such a dominating husband. So I literally said कि ऐसा पति तो किसी का नहीं होना चाहिए. self-centered Very self-centered. So you know, over the years you have done so many work. 1998 से आप काम कर रहे हैं. How has been the journey so far? आई वुड से इनक्रेडिबल फॉर सिंपल रीज़न कि जब आप इसको प्रोफेशन के रूप में लेते हैं तब बाकियों के बारे में नहीं कह सकते. मेरी अपेक्षा तो कुछ नहीं थी. मैं बस चाहता था कि ये मेरा प्रोफेशन बने, मैं इससे थोड़ा बहुत अपना खान पान चला सकूं, बाकी जो मैं करता हूं वो मज़े से कर सकूं. इतनी अपेक्षा थी मेरी. कोई लोग जानेंगे, पहचानेंगे या सराहेंगे, इतना भी नहीं सोचा था मैंने. बस जो मैं कर रहा था वो कर सकूं. जो मैं तब कर रहा था, थिएटर कर रहा था, थिएटर से थोड़े बहुत टेलीविज़न में आया वगैरह वगैरह, तो वो चलता रहे. लेकिन जब जो काम मैं करता गया और उनमें से कई काम बड़े नोटेबल हो गए, सिर्फ सराहे नहीं गए बल्कि उसको कई जगह पे शोकेस किया गया, उसको एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया, चाहे वो थिएटर हो, चाहे कुछ टेलीविज़न का काम हो, चाहे वो मेरे सिनेमा डेब्यू से लेके कुछ बेहतरीन फिल्मों का से जुड़ाव हो, अलग अलग भाषाओं में हो, चाहे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मेरा जो है आना जाना काम करना हो, कुछ बेहतरीन इंसानों से मेरा जो परिचय हुआ है दुनिया भर में उसके ज़रिए हो, और एक तरह से एक छोटे से तरीके से हो, पर कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक इतिहास, एक कल्चरल हिस्ट्री में दर्ज हो गया ना, वो बड़ा ज़रूरी है. बहुत कितने ही लोग होते हैं, आते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनका नाम दर्ज नहीं होता है कल्चरल हिस्ट्री में. मेरा कम से कम 5 फिल्में तो ऐसी होंगी 3 भाषाओं को मिला के, या 10 नाटक तो ऐसे होंगे, और 2 या 3 वेब सीरीज़ तो ऐसे होंगे जो कल्चरल इतिहास में दर्ज हो गया है. तो इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ अपने जैसे लिमिटेड इंसान आप से. सोचते हैं आप लिमिटेड है, नहीं, हमें लगता है नहीं. वो टैलेंट अनलिमिटेड है. मुझे लगता है उस दौर में एक देखिए एक्सपोजर मिलना उन जैसी फिल्मों में बहुत बड़ी बात होती थी. लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं वो रिस्क भी होता था कि आपको टाइपकास्ट, एक ना पैरेलल सिनेमा वाज अ वर्ड देन. बिल्कुल. अब तो थोड़ा वो ब्लर हो गया है, ज़्यादा ही ब्लर हो गया है इनफैक्ट. लेकिन तब जब आप कई नए एज एन एक्टर आप डेब्यू कर रहे हैं गोविंद निहलानी के फिल्म में, फिर लोग सोचते कि अच्छा ये तो पैरेलल सिनेमा ही करता है. तो आपके लिए वो रिस्क था कि अपॉर्चुनिटी था ज़्यादा? देखिए, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि मैं जिस तरह के काम के प्रति अट्रैक्टेड था, आकृष्ट होता था, उसमें गोविंद निहलानी एक सर्वोत्तम थे. मैंने उनके आक्रोश, अधसत्य, तमस वगैरह देखकर मैं एक मैच्योर्ड इंसान बना. सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, मैच्योर्ड इंसान बना उस तरह के काम देख के. तो वैसा काम तो मुझे करना था, उसीलिए मैं इस फील्ड में था. जहां तक लेबलिंग की बात है, बिल्कुल सही कहा आपने. बल्कि मैं और गलत दौर में आया. वो पैरेलल सिनेमा का दौर भी नहीं था, खत्म हो गया था पैरेलल सिनेमा का दौर, जो 70s और 80s का जो दौर था, जिस समय एक साथ सैयद मिर्ज़ा, गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, कुंदन शाह, केतन मेहता, अब इस तरह अपर्णा सेन, गौतम घोष वगैरह, उधर आदुर गोपाल कृष्णन, अरविंदम. तो पूरे भारत में वो दौर, वो मूवमेंट चल रहा था, जिसके अंदर कुछ और लोग आए, जैसे महेश भट्ट या प्रकाश झा जैसे भी आए और जुड़े. तो वो दौर था कलाकारों का, वो दौर था कला के ज़रिए कुछ महत्वपूर्ण बात
कहने का, प्रस्तुत करने का। और वो पैरेलल इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि कमर्शियल के समानांतर वो चल रहा था। अगर अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म हिट होती है तो कहीं अरसत्या भी लोग सराहते हैं, है ना, तो वो चल रहा था पैरेलल। मैं जिस दौर में आया लेट 90s था, वो दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इनफैक्ट ये हाइपर कमर्शियल सिनेमा का दौर था। ये खिलाड़ियों का टोटल खिलाड़ियों का खिलाड़ी वाला दौर था। ये चल रहा था। एक तरफ खिलाड़ी का खिलाड़ी वाला दौर चल रहा था और दूसरी तरफ आपका सो कॉल्ड रोमांटिक फिल्मों का दौर। तो एक तरफ आपके अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन का हाइपर एक्शन, बड़े बड़े बंदूक वाले, बड़े बड़े स्टंट्स वाले वो फिल्में हो रही थी। और दूसरी तरफ शाहरुख, आमिर और सलमान जी का प्यार तो प्यार ही प्यार का, ये सारे चल रहे थे ना, वो दौर चल रहा था। तो वहां पे सीरियस सिनेमा का तो कोई मतलब सीरियस सिनेमा की जगह ही नहीं थी कोई। तो मैं इत्तेफाकन, ऐसी एक फिल्म बन रही थी, इत्तेफाकन मैं उसमें काम कर रहा था, तो मेरा तो लेबल्ड होना जायज था। उन्होंने तय ही कर लिया था कि ये तो बिल्कुल ही अलग किस्म का बंदा है, ना इसको हम यहाँ फिट कर सकते हैं, ना उसको हम वहाँ फिट कर सकते हैं। ना तो ये 6 फुटिया एक्शन हीरो है, ना ही ये चॉकलेट बॉय है। ये तो वो बंदा है जो 70s 80s में आप अमोल पालेकर, विजेंद्र खड़गे, दिनेश ठाकुर, वो सब उनको आप देखते थे ना, तो ये तो वैसा है, बॉय नेक्स्ट डोर टाइप है। तो इसको हम कहाँ फिट करें? तो वो दिक्कत तो थी ही थी। पर आप दिक्कतों के बारे में सोचकर तो अभिनेता नहीं बनते हैं, कलाकार नहीं बनते हैं। अब इसलिए बनते हैं क्योंकि वो आपका नेचुरल डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल वैसे। और लेकिन जब मैं पढ़ रही थी थोड़ा, तो उसके बाद भी देहम आपने किया, जी। फिर 100 झूठ एक सच। लेकिन मुझे लगा कि आप बहुत ब्रेव है इसीलिए क्योंकि पहले ही रिजेक्शन लेना ना, दीज फिल्म्स डिड नॉट डू वेल एट बॉक्स ऑफिस, राइट? तो किसी भी नए कलाकार के लिए जब वो आते हैं इनिशियल उस दौर पे, जब बहुत वो स्टार फैक्टर बहुत काम करता था, तब फेलियर लेना, आज भी हम बोलते हैं कि हाउ डू यू फेस रिजेक्शन, हाउ डू टेक फेलियर्स, तो आपने कैसे लिया? क्योंकि वो फिर वही अगेन हो जाता है कि अच्छा इनकी फिल्में तो चलती नहीं है, ये जिसमें है वो चलती नहीं है। तो वो लेने का जो करेज है वो कैसे? एक्टिंग आप करते थे, आपको एक्टिंग करनी थी, लेकिन अगेन कमर्शियल पार्ट जो है वो कैसे आपने? देखिए, मैं हीरो बनने तो नहीं आया था, ना ही बॉम्बे में आने का मेरा कोई बहुत बड़ा एम्बिशन था। वो तो मेरे काम और उस काम की जर्नी मुझे यहाँ पे लेके आई थी। और मैंने ये प्लान भी नहीं किया था कि मैं किस तरह की फिल्में करूँगा, कौन से किरदार करूँगा, जो बहुत लोग सोचते हैं। कुछ कहते हैं ना मैं विलेन बनूंगा। मेरे कई दोस्त थे थिएटर से जो कह रहे थे मैं नेगेटिव वाले रास्ते पे चलूँगा, वहाँ पे मेरा स्पेस है, एक्टर का स्पेस है। कुछ थे जो मेरा दिल डोल ऐसा है, मैं कॉमेडियन बनूंगा। अच्छा। और मेरे ही दौर में सब लोग देखेंगे आपकी वो जो NSD से, यहाँ से वहाँ से, कुछ कॉमेडीज़ में जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव में जा रहे हैं। लीड हीरो के रोल में तो बहुत कम जा रहे थे। निर्मल पांडे को मौका मिला था बैंडिट क्वीन से लेके लीड का, मनोज धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, आशीष नेगेटिव में काम कर रहा था, राजपाल वगैरह कॉमेडी में चले गए। तो ऐसा वो था। तो ये कभी भी फाइंडिंग द जॉनर, जी, इनका कंपटीशन कभी भी, जैसे मैंने कहा अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी या शाहरुख, सलमान, उनसे नहीं था। इनका एक अलग ही स्पेस था। तो मेरा तो वो भी नहीं था। मेरा मेन जो जुड़ाव था अभिनय की कला से वो थिएटर के जरिए था, और वो मैंने आज तक नहीं छोड़ा। तो ये मेरी अपनी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी है। मैं उन दिनों टेलीविजन भी करता था फिल्म के साथ साथ। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास था, मुझे घर चलाना था हर महीने, और मैं जानता था कि मैं हीरो बनने के चक्कर में 3 साल वेट करूंगा, 4 साल वेट करूंगा एक फिल्म के लिए, या किसी एक प्रोड्यूसर ने कहा है कि मैं तुझे ब्रेक दूंगा, उसके लिए 5 साल गुजार दूंगा। उसके बाद जैसे मुंबई में होता है, लोग सुसाइडल बन जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं। मुझे तो वो सब करना नहीं था। मैं कला को ज़िंदगी से जोड़ता हूँ, मैं सपने से नहीं जोड़ता कि ख्वाब देखता हूँ कि एक दिन मेरा ये होगा, मेरे पास ये मकान होगा, ये दुकान होगा। मैं ऐसे नहीं देखता ख्वाब। मैं कला को ज़िंदगी से जोड़ता हूँ। ज़िंदगी से इंस्पायर्ड होती है मेरी कला, और मेरे कला से कहीं ज़िंदगी अगर इन्फ्लुएंस हो तो ठीक है, ऐसे देखता हूँ मैं इनको। तो मैं थिएटर कर रहा था अपनी भूख, कला की भूख मिटाने के लिए। मैं टेलीविज़न भी, उन दिनों टेलीविज़न बेहतरीन होता था क्योंकि डेली सोप और सास बहू का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। राइट। वहाँ पे अनुराग कश्यप और बासु भी टीवी कर रहे थे, श्रीराम राघवन भी और शिवम नायर भी टीवी कर रहे थे, इम्तियाज़ अली भी टीवी कर रहे थे, है ना, रवि राय और ये सब भी टीवी कर रहे थे। तो बेहतरीन राइटिंग थी, बहुत संजीदा रिश्तों पे चीज़ें बन रही थी,
और मैं तो टेलीविजन में जिसे कहते हैं टेलीफिल्म का स्टार था। मैंने कुछ 32-35 टेलीफिल्म की थी, रिश्ते, सैटरडे सस्पेंस, एक जोन, बेस्ट स्टार, बेस्ट सेलर, फलाने, बहुत बड़े काम। तो उससे मेरा घर भी चलता था। और सिनेमा जो है वो मेरा एक, सिनेमा के प्रति जो मेरा जो नज़रिया है, जिस तरह के सिनेमा को देख के मैं बड़ा हुआ या मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उस तरह के सिनेमा से जुड़ने का वैसी मेरी एक लालसा थी। तो वो कभी कभार हो जाती थी, जब हिंदी में कम तो बंगाली में, जब बंगाली या हिंदी में ठीक ठाक तो कभी अंग्रेजी में। तो मेरा इस तरह से रहा। ये सारी फिल्में कमर्शियली तो कभी नापी नहीं गई। आप हम को कमर्शियली कैसे नापेंगे? जो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक है, मल्टीनेशनल्स के पॉलिटिक्स के ऊपर एक फिल्म बनी है। मुझे लगता है कभी कभी ना वो राइट टाइम नहीं है। 100%। तब ऐसा दौर था कि मल्टीप्लेक्स पूरी तरह से आए नहीं थे, सिंगल स्क्रीन में ऐसी फिल्में चलती नहीं थी। राइट, हाँ। सिंगल स्क्रीन का दौर धीरे धीरे उसका असर कम हो रहा था और मल्टीप्लेक्स पूरी तरह से आए नहीं, तो बीच बीच में वाला था। रास्ता था। तो वहां पे आप हम जैसी फिल्म जो कि एक साइंस फिक्शन है, लेकिन एक रियलिस्टिक साइंस फिक्शन है, जो आपके कॉर्पोरेटाइजेशन के ऊपर है और आपके ऑर्गन सेलिंग के ऊपर है, वो कहाँ लोग बॉक्स ऑफिस, हाँ बॉक्स ऑफिस तोड़ने के लिए कहाँ लोग। मुझे लगता है आज के ऑडियंस ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आई डोंट नो, अभी भी तो हॉल में छोटे फिल्मों का दौर एक तरह से चला गया। हम भी तो कोविड के बाद यही देख रहे हैं ना। आपको तो अभी 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ इसकी बातें हो रही हैं। तो उसमें सब हीरोज जो हैं वो स्लो मोशन में ही चल रहे हैं, है ना। स्लो मोशन में हाथ घुमा रहे हैं, स्लो मोशन में एक्शन और वायलेंस चल रहा है स्क्रीन पे खूब। वो 70s का जो वो बिग एक्शन एंड बिग हीरोइंस सेक्सीनेस को प्रेजेंट करना, वो सब एक अलग लेवल पे वापस आ गया ना। आ गया है, राइट। लेकिन आपको लगता है बॉम्बे टिंजल टाउन जाते ही लोग ज्यादा वो देख के कि वो शाहरुख सलमान बनना है, उसीलिए वो वाजिब है? इसलिए क्योंकि देखिए, कोई भी शख्स जो एक छोटे शहर से या गांव से, जो जिसके इतिहास में सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रही है, जो सामाजिक या आर्थिक तरीके से कभी उभर नहीं पाया, जिसका परिवार या जिसका गांव या जिसका कस्बा, या वो हमेशा सपने यही देखता है ना कि एक दिन मैं एक दिन वैसा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट कहिए या कुछ भी कहिए, उसके लिए एक जरिया है कि अगर मैं किसी कमर्शियल सिनेमा में मुझे मौका मिल गया और उसके ज़रिए वो कमर्शियल फिल्म हिट हो गई, उसके ज़रिए मुझे और 5 फिल्में मिल गई और मैंने पैसा कमा लिया, तो मैं गांव में यहाँ पे बाबूजी का मकान जो है उसको मार्बल का बना दूंगा। मैं गांव में थोड़ी और उन्नति कर दूंगा, एक स्टैचू लगा दूंगा, बेंच लगा दूंगा। मैं मुंबई में कहीं समुद्र के आसपास मेरा एक फ्लैट होगा, एक सुंदर सी बीवी होगी। ये सारी चीज़ें आप सपने, ये सारे एस्पिरेशंस होते हैं हमारे देश में। जो सामाजिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, उसमें एस्पिरेशंस ऐसे ही निकलते हैं। तो मैं इसको पूरी तरह से गलत नहीं मानता हूँ, पर ये ज़रूर मानता हूँ कि आप अभिनय, लेखनी या कोई भी कला में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो वो सक्सेस से नहीं जुड़ा हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि वो आपका टैलेंट है, वो आपका एक्सप्रेशन है, वो आपका जो है कंपल्शन है। आप उसके बिना जी नहीं सकते। जो कवि है वो कविता लिखे बिना जी पाएगा? मेरी कविता नहीं बिकेगी तो कविता नहीं लिखूंगा, ऐसा कर सकता है? नहीं। तो एक्टर भी नहीं कहना चाहिए कि अगर सक्सेस नहीं मिला तो मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। एक्टिंग तो आपके अंदर है, रग में है, वो तो करेंगे। मुझे लगता है जो थिएटर करते हैं ना सर, उनको ये रहता है कि मुझे एक्टिंग करना है, चाहे कहीं भी मिले, कैसे भी करे। मुझे जैसे अगर मैं डांसर हूँ तो मुझे नाचना है, चाहे कहीं भी, चाहे मैं घर में अकेले नाचूं या स्टेज पे नाचूं या कहीं भी नाचूं। ये जो सपनों की बात आप कर रहे हैं, वो एक थोड़ा अलग लेवल पे जाके, वही जो आप बोले कि कहीं ना कहीं किसी और चीज से वो जोड़ देते हैं। तो आपको लगता है ये थिएटर ब्रीड जो होता है वो थोड़ा अलग होता है बाकी सपने देखने वालों से? मैं ऐसा मानना चाहता हूँ, लेकिन थिएटर करने वाले भी तो इंसान है ना। हाँ, उनके भी एस्पिरेशंस होते हैं। वो भी तो कह सकते हैं कि क्या यार जिंदगी, इतना थिएटर किया, मिला क्या? वो भी कह सकते हैं, उनकी भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है। तो जैसे मैंने कहा कि थिएटर से भी वो क्यों जुड़ रहे हैं, वो समझना जरूरी है ना। उसी को हम जिसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड व्यू कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं, है ना। आपकी जो विचारधारा है वो क्या है जीवन के बारे में, ऑफ कोर्स, हाँ। आपकी समझ क्या है जिंदगी के बारे में, तो है। आपकी अगर कोई विचारधारा ही नहीं है, आप अगर सिर्फ सुविधा के हिसाब से जिंदगी जीते हैं, तो कभी आप यहाँ, कभी आया राम, कभी गया राम,
है ना? एक इंसान जिसको आप गाली देते हैं, भी कहते हैं कि ये जो है एक शोषणकारी है, ये फलां है, ढिमका है, कल को उसने आपको काम दिया तो आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आइडियोलॉजी विशेष नहीं है ही नहीं, आप सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं। यही है ना? तो समाज के हर जगह पे ये होता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं मिडिल क्लास घर से हूं, लेकिन एक एजुकेटेड मिडिल क्लास घर से हूं। मैं अर्बन उससे हूं, लेकिन मैं अर्बन सक्सेसफुल तबके से नहीं हूं। लेकिन एक एजुकेशन और एनलाइटनमेंट का एक हिस्ट्री है। Right. तो मैं उस मिडिल क्लास तबके से हूं जिसके पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एक एजुकेशन और एनलाइटनमेंट का जो एक धरोहर है, वो हेरिटेज है, जहाँ पे आपको बचपन में ही किताबें दी जाती हैं, जहाँ आप राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं, विद्यासागर के बारे में पढ़ते हैं। आपका बहुत मैंने माइंड से बहुत एक्सपोजर एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल आप एक्सपोजर विनोबा भावे के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं या बाबा आमटे के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, आप भूदान आंदोलन या चिपको आंदोलन के बारे में आपकी सोच समझ बनती है बहुत अर्ली एज से। मुझे लगता है आप जिंदगी को समझते हैं। नहीं, वो एक्सपोजर वैसे ही है। आपको बचपन में किताब मिली जिसमें गैलीलियो और न्यूटन के बारे में Right, हाँ। आप पढ़ते हैं, तो आपको साइंटिफिक रीजनिंग के से अट्रैक्टेड होते हैं। आपको बचपन में अब्रिज्ड शेक्सपियर मिलता है, और बंगाली घर के होने के नाते आपको लिटरेचर तो कूट के आपको मिलता है, आपको जबरदस्ती मिलेगा। You can't avoid You can't avoid literature it. in a Bengali house. किसे, और फिर आप बंगाली घर में हैं तो आपके उस कमरे से रविंद्र संगीत और नजरुल गीति भी आपको सुनाई देगा Right. बचपन से, बिल्कुल है ना? उस कमरे से आपको रामायण महाभारत या मार्क्स और एंजल्स पर डिबेट भी आपको सुनाई देगा। उस कमरे से आपको कपिल देव की गावस्कर उस पर भी डिबेट सुनाई देगा। तो आप बंगाली वो समझते हैं ना, वो पैशनेट अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर। तो वो हम लोगों का हेरिटेज या धरोहर होता था, तो मैं उसी में पला बड़ा हूं। और उसके चलते ऑब्वियसली मेरे माँ बाप भी ये समझते, मतलब आर्ट की एनकरेजमेंट बचपन से बंगालियों को होता था। उस समय हर बच्चे को या तो म्यूजिक क्लास में या डांस क्लास में या थिएटर में, हर बच्चा बड़ा था। आप एक ज़माना था कलकत्ते में, वो ज़माना मिस करता हूँ मैं, जब आप किसी पाड़ा से जाएंगे तो शाम के 5:30-6 बजे आपको पहले पूजा की घंटी सुनाई देगी हर घर में। पहले वहाँ पे एक संधि पूजा बोलते हैं शाम को, और उसके बाद हारमोनियम की आवाज़ शुरू होती है। हर खिड़की से आपको हारमोनियम सुनाई देगा, और वहाँ से कहीं टैगोर की कोई गाना जा रहे हैं तो यहाँ से टैगोर का एक गाना चल रहा है, उस खिड़की से टैगोर का। हर पाड़ा में आपको शाम को कोई रील तो नहीं था चलाने के लिए, साउंड आपके ये साउंड आते थे। अब इससे कैसे बचिएगा? बचपन में क्या होता था कि माँ बाप का हाथ पकड़ के आपको जाना पड़ता था क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट में। आपको समझ आए ना है, अगर वो हफीज अली खां के सरोद सुनने जा रहे हैं तो आप हाथ पकड़ के उनके साथ जा रहे हैं, घर पे कहाँ छोड़ के जाएंगे आपको? तो आप बैठ के 3 घंटे तक सरोद सुन रहे हैं, आपको समझ आए ना आए, आपके अंदरूने मन में वो बैठ जाएगा, वो सुर, वो लय, वो ताल, वो आपको कहीं ना कहीं कुदरती और आपके अंदर के कलाकार को उभारेगा, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो उससे आप नहीं बच सकते। ये हर बंगाली, लेकिन हर बंगाली घर ये भी चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी एजुकेटेड प्रोफेशन में जाए। बंगाली बिजनेस में बहुत ही रद्दड़ होते हैं, कुछ नहीं है वो एजुकेटेड प्रोफेशन में। तो मेरा बाप भी चाहता था कि मैं आईएएस में जाऊं, और मैं जानता हूं कि मैं अगर जाता तो मैं बहुत बेहतरीन कर लेते आईएएस ऑफिसर बनता, क्योंकि मेरी अंग्रेजी माशाल्लाह ठीक ठाक थी, मेरे इतिहास के ज्ञान ठीक ठाक था, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत बुरा नहीं था। तो मैं जानता हूं कि मैं वो बढ़िया कर लेता। मेरी माताजी चाहती थी कि प्राइवेट उसमें जाऊं। मैं उन दिनों जो कॉलेज के बाद जो इंटरव्यू में गया, हर एक में मुझे नौकरी मिल गई, हर एक वॉक इन हर जगह, हर प्राइवेट उसमें नौकरी मुझे मिल गई। तो मैं कर सकता था, लेकिन मेरे बाप जो था वो बड़ा अजीब वो था, कॉन्ट्राडिक्टरी आदमी था। कला के लिए तो इनकरेज करता था जैसे मैंने कहा, लेकिन प्रोफेशन के लिए भी इनकरेज करता था और कहता था इसको हॉबी बनाओ। लेकिन साथ में वो ये भी कहता था, कोट करने की बुरी आदत थी उनको, कि हैप्पीएस्ट इज ही हुज हॉबी इज हिज प्रोफेशन। वो सबसे ज़्यादा खुशहाल है जिसका शौक उसका पेशा बन जाए। तब ये बात कह दी आपने, अब आप इसको वापस नहीं ले सकते, आपके दिमाग में घुस गई वो बात। तो ये जद्दोजहद लगी रही कि कॉलेज के बाद मैंने दिखाने के लिए कुछ कोर्सेज किए, लेकिन शाम को मेरा थिएटर चलता रहा। फिर एक दिन मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई बच्चों के साथ नाटक करने की। अच्छा। हाँ, तो वो नौकरी है। पेरेंट्स ने कहा चलो नौकरी कर रहे हैं, टीचर है भाई, ठीक है, लेकिन कर तो मैं नाटक रहा हूँ बच्चों के साथ, सिखा रहा हूँ मैं थिएटर इन एजुकेशन।
और शिक्षा से भी जुड़ गया मैं, वर्कशॉप्स मिलने लग गए, फलां ढिमका। तो हल्की फुल्की जो मध्यम वर्गीय पॉकेट मनी से ज़्यादा मनी तो आने लग गया, थोड़ा माँ के हाथ में देने लग गया मैं, 1500 2000 जो भी है देने लग गया मैं, और थिएटर बराबर बढ़ता गया। फिर मैं थिएटर के प्रशिक्षण में चला गया क्योंकि मुझे सीखना था, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया इब्राहिम अलकाजी के इंस्टीट्यूट से। जब वो कर रहा था तो स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरा वॉइसिंग का काम शुरू हो गया। तो मैं एड फिल्म्स, पपेट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज वॉइसिंग कर रहा, उसमें से थोड़ी कमाने लगी। तो ऐसे करके मेरा जो है वो पुल जो है बनता चला गया, कुछ प्लान नहीं, लेकिन अंदर जो है वो जुनून बराबर था, तो वो जुनून के जरिए सस्टेन करता गया। हाँ, तो थिएटर की बात हो रही है जी। और आपके गुरुजी की बात होनी चाहिए। जी। उसने आपको कैसे शेप किया? भयंकर। मेरे 3 गुरुजी हैं एक तरह से देखा जाए तो। कॉलेज टाइम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1981 बैच के थे सुरेंद्र शर्मा, जिन्होंने पहली बार हम जैसे लोगों को सीरियस बनाया थिएटर के बारे में। पहले तो हम थिएटर करते थे मस्ती के लिए, अच्छा, जो होता है ना फन की, जस्ट एंजॉयमेंट। यार थिएटर नाटक करते तो कुछ लगता है कुछ कर रहे, बट नाटक जो जिंदगी से जुड़ी हुई है, नाटक करने के लिए ज़िंदगी की समझ होनी चाहिए, वो उन्होंने दी कॉलेज में कि भैया कुछ समझो, लोग बाग समाज, तब जाके आप नाटक कर पाओगे, वरना ये चरित्र कैसे आप चरित्रायन करोगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से समझ बनी। दूसरे मेरे भयंकर गुरु बने सफदर हाशमी, जिन्होंने एक ज़िंदगी को एक मोड़ दिया, ये कह के कि ये समझा के कि आप क्यों कर रहे हो नाटक, ये भी एक बड़ा सवाल है। कौन सा नाटक करोगे वो सवाल है, आप क्या कहना चाहते हो ये बहुत बड़ा सवाल है। इन चीज़ों को समझो, क्योंकि क्या कहना चाहते हो तय करेगा कि आप क्या नाटक करोगे, क्या फिल्म बनाओगे, और फिर उसको आप कैसे प्रस्तुत करोगे तय करेगा कि आप किन लोगों के लिए कर रहे हो, है ना। और कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर कला है, कलाकारी है, तो वो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, दायित्व देता है कि आप अपनी कला को समाज को बेहतरीन बनाने के लिए करो। हाँ, उसको बदलाव कितना होगा पता नहीं, लेकिन बेहतरीन आप कर सकते हो। आप इंसान के अंदर थोड़ा बहुत जो है सोच समझ चेतना डाल सकते हो। ये है। फिर आए अलकाजी सर। अब अलकाजी सर जो हैं वो सिर्फ थिएटर के इंसान नहीं है, वो समग्र कलाकार, कला के जो है फिलोसोफर हैं। अच्छा। वो फाइन आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, फोटोग्राफी हो, हर चीज को वो होलिस्टिकली देखते हैं। वो उनको मैं कहता हूं कि 20वीं सदी की जो भारतवर्ष है, 20th सेंचुरी इंडिया, उसकी जो आर्ट को लेकर जो मॉडर्निज्म आया था या आधुनिकता जो कलाकारी में आर्ट में आई, उसके वो सबसे अग्रणी साथी कह लीजिए, लीडर कह लीजिए, सबसे आगे के जो हैं वो कैंडिडेट है, जिन्होंने जो 20th सेंचुरी इंडिया में कला में, भारतीय कला की सोच में आधुनिकता लेके आए थे। टैगोर 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में थे, और भी लोग थे, शंभू मित्रा वगैरह थे, बट अलकाजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। बहुत सारे लोग अपने नाटक करते हैं, अपने थिएटर ग्रुप वगैरह के साथ, इंस्टीट्यूशंस बहुत कम लोग बनाते हैं। अलकाजी सर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया, अलकाजी सर ने आर्ट हेरिटेज बनाया, जहाँ पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस ये वो करते हैं। उन्होंने आर्ट पब्लिशिंग हाउस एस्टैब्लिश किया लंदन में, इंडियन आर्टिस्ट को शोकेस करने के लिए न्यूयॉर्क में गैलरी खोली। तो उन्होंने बहुत इंस्टीट्यूशंस बनाए। तो इंस्टीट्यूशंस का होना बड़ा ज़रूरी है, जो हम आधुनिक भारत में, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, है ना, कि फिल्म्स डिवीजन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NFDC, आपका कथक केंद्र, है ना, संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य कला परिषद, क्या है? इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस से कलाकार को सहायता मिलती है, सहारा मिलता है, और उनके कला को आप समाज के पास लेके जाते हैं। बिना इंस्टीट्यूशंस के कलाकार तो अकेले लड़ता रहता है। तो अलकाजी सर भी इंस्टीट्यूशन बनाने वाले थे, और उनके साथ पढ़ाई करके मुझे कला के बारे में एक 360 डिग्री एक्सपोजर मिला। आर्ट, लिटरेचर, थिएटर, सिनेमा, सोच, समझ और एस्थेटिक्स, क्योंकि वो एस्थेटिक्स के मास्टर थे। तो एस्थेटिक्स को समझना, सौंदर्य को समझना, कला मतलब सौंदर्य, और सौंदर्य को कैसे आप ढूंढते हैं या प्रस्तुत करते हैं, उस चीज़ को समझना, वो अलकाजी सर ने दिया। वो एक बेस होता है,
मैं बार बार कहता हूँ कि लंबा खेलना है, लंबा चलना है, तो आपका बेस, लंबा टावर बनाना है तो बेस तो उतना ही बड़ा होना चाहिए ना। strong होना लोग क्या कहते हैं कि बेस छोटा रहे तो बनाते हैं और टावर खड़ा करते हैं वो गिर जाता है। तो या तो फिर मकान बनाइए छोटा सा, झोपड़ी बनाइए, कोठी बनाइए। अगर आपको टावर बनाना है, लंबा चलना है, उतना करना पड़ेगा आपको। तो अलका जी सर जो है वो बेस पे बिलीव करते थे कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, सोच समझ, हर चीज को लेकर आपकी सोच समझ सशक्त होनी चाहिए, तब जाकर फिर आप लंबा जो है खेल पाएंगे या अपने बात को रख पाएंगे। आपने कहीं कहा भी कि पहले के दिनों में दिल्ली में जो है इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म हुआ करता था कि लोग दिन में कुछ और काम करते थे कि रात में अपने पैशन को पूरा कर सके। कहीं ना कहीं आपको लगता है वो मिस हो गया है अभी? क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर कहूँ आजकल के लोग, आपको कहीं लगता है कि वो सीखना कम चाहते हैं और सीधा उतर जाना चाहते हैं मैदान में? 100%। वो एक्चुअली हुआ क्या, 90s से वो गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ तो नहीं, जो होता है वो होता ही है। हाँ, कि आपके यहाँ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तो सारे बेचने वाले दुनिया भर के भारतवर्ष में आने लगे और हर चीज बेचो खरीदो का हो गया, कल्चर भी बेचो खरीदो का हो गया। 90s, मिड 90s से जब यहाँ वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म का दौर शुरू हो गया, कॉलेजेस में आपके यहाँ फैशन शोज ज़्यादा पॉपुलर हो गए, है ना, डीजे ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो स्मर्नॉफ, स्पिनऑफ, बकाडी, ब्लास्ट, ये सब ज़्यादा हो गया, इसी की तरफ लोगों का आकृष्ट हो गया। तो ये कंज्यूमरिज्म है ना, तुरंत चटपट, चखा, खाया, बेचा, खरीदा, दिखाया, देखा, खत्म हो गया। तो ये दौर शुरू हुआ, टेलीविजन अपना बदल गया। और सबसे बुरा क्या हुआ कि पहले जो राइटर्स थे, जो नाटक लिखते थे बेहतरीन, विजय तेंदुलकर, महेश एल कुंचवार से लेकर बड़े बड़े दिग्गज राइटर, ये लोग उस समय इसलिए लिखते थे क्योंकि ये अपने बात कहते थे इस मीडियम के जरिए। इनका अल्टरनेटिव प्रोफेशन भी था, कई लोग प्रोफेसर थे, कई जर्नलिस्ट थे, कुछ थे, और ये लिखते थे, कई नॉवेलिस्ट थे साथ साथ में, है ना, कॉलेज में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, साथ में नॉवेल लिखना, शॉर्ट स्टोरीज लिखना, कविता लिखना, नाटक लिखना, ये दौर था एक्सचेंज का। लेकिन 90s में ये टेलीविजन सीरियल लिखने लग गए। जो राइटर्स बन सकते थे बेहतरीन, उनको टेलीविजन सीरियल लिखने का मौका मिल गया, हर एपिसोड में पैसा या हर दिन का पैसा, इंस्टेंट मनी था। बाद में वो टेलीविजन सीरियल वीकली से डेली बन गया। तो उसमें मतलब महीने में 16 एपिसोड लिखना है, तो वो अपने असिस्टेंट रखने लगे, वो बाथरूम से नरेट कर रहे हैं फोन में, एक बंदा लिख रहा है, एक बंदा उसको फोन पे नरेट करके सेट पे भेज रहा है, सेट पे डायलॉग राइटर उसको लिख रहा है, और वहां पे शूट हो रहा है, वहां एडिट हो रहा है, वो अपलिंक हो रहा है, वहां पे लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, एड्स आ रहे हैं, पैसा वितरण हो रहा है। तो कहां से आपको मिलेगा घासीराम कोतवाल, ये सारा चीज कहां से आपको मिलेगा बादल सरकार, कहां मिलेगा आपको और क्यों मिलेगा? तो चले गए आपको बेचने में। दिल्ली के प्रोडक्शन बॉम्बे के प्रोडक्शन से बहुत अलग होता है क्या? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शंस दिल्ली में ज्यादा होते हैं? दिल्ली में क्योंकि बाजार नहीं था, आप मोहब्बत डालते थे। अच्छा, हाँ, वो इंग्रेडिएंट हो गया। आपको बेचने लोग वैसे भी पास मांगेंगे, इनवाइट मांगेंगे, टिकट ज्यादा खरीदेंगे नहीं, तो आपके अंदर बेचने वाली प्रवृत्ति नहीं थी। तो आप रशियन प्लेस उठाते थे, नॉर्वेजियन प्लेस उठाते थे, आप क्लासिकल संस्कृत क्लासिक प्लेस उठाते थे, आप बेहतरीन कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिकल प्लेस उठाते थे, क्योंकि आप ऑडियंस को बेच नहीं रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं। और क्योंकि ऑडियंस तो वही है, और दिल्ली की ऑडियंस बड़ी सीमित होती थी। जो कवि सम्मेलन में जाते हैं, जो आर्ट गैलरी में जाते हैं, वही थिएटर में भी आते थे, तो घूम फिर के वही वो थी। तो इसलिए नाटक जो है दिल्ली में, आप एक ज़माने में आप काफका का नाटक, काफका के जैसे का नाटक भी आप देखेंगे, आप पिरांदेलो का एब्सर्ड नाटक भी देखेंगे, साथ ही साथ आप मुद्रा राक्षस का सटायर भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप दिल्ली में उस समय दिखता था। बॉम्बे चूँकि हमेशा से एक पूंजीवादी शहर रहा है और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की एक बहुत बढ़िया कला रही है वहाँ बॉम्बे में, और मैं ये मानता हूँ कि थिएटर ऑडियंस के बिना वाजिब नहीं है। ये दोनों चीजें चाहिए, और थिएटर में ऑडियंस चाहिए, आपको लाना है, तो बॉम्बे में वो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हॉल में ला रहे हैं, उनको रख रहे हैं, रिपीट शोज के लिए ला रहे हैं, या उनके जरिए दूसरे ऑडियंस ला रहे हैं,
इस बात का बहुत बड़ा महत्व था बॉम्बे में। अच्छा। तो वहाँ पे थिएटर का डायमेंशन एक अलग उभरा मेरे लिए। मैं दिल्ली में श्री राम सेंटर के बेसमेंट में नाटक कर रहा हूँ, कभी कभी ऑडियंस में 16 लोग हैं, कभी 6 लोग हैं, और फिर भी मैं मोहित होकर कर रहा हूँ पगला घोड़ा, ठीक है ना। और बॉम्बे में जब मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ एक शोज़ किए हैं जहाँ पे 800-1000 की ऑडियंस आ रही है, 500 से 1500 के टिकट खरीद रही है, ठीक है, और एंटरटेन होके जा रही है, आपके बारे में बात कर रही है। तो एक अलग प्लेटफॉर्म तो ये है अभी भी बॉम्बे में, है ना। लेकिन सर एक चीज़ जो बहुत पर्सनल है मेरे लिए कि दिल्ली, बॉम्बे और जैसे छोटे शहर रांची, जमशेदपुर, एंड यू नो यू हैव बीन टू झारखंड, बिहार, ये सब पहले एक ज़माने में यू वुड नो कि थिएटर का बहुत चलन हुआ करता था। पीपल यूज्ड टू गो अगेन बाय टिकट्स एंड गो एंड वॉच अ थिएटर। बट आज के दिन में ऑफ कोर्स आई नो इंटरनेट, मोबाइल इज ऑन कंसर्न, बट वो शोमैनशिप थिएटर में छोटे शहरों में क्यों नहीं है जो मे बी बॉम्बे में है? अगेन वो बेचने की कला नहीं है मेरे ख्याल से, वो है। दूसरा ये है कि बॉम्बे में एक और चीज़ है ना, कई ओवरलैपिंग चीज़ें हैं। कई लोग जिनको आप टीवी में देखते हैं उनको आप थिएटर में भी देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, थिएटर में भी देखते हैं, तो एक एक क्रॉसओवर है। राइट। मेरा मानना ये है कि छोटे शहरों में या वहाँ पे जो नाटक 70-80 के दौर में होता था, शायद वही कहीं रिपीट हो रहा है। लेकिन लोगों की मानसिकता बहुत चेंज हो गई है। चारों तरफ आपके इतने मीडियम्स आ गए हैं, उसकी इतनी सोफिस्टिकेशन आ गई है, तो थिएटर में भी वो सोफिस्टिकेशन आनी चाहिए। आई नहीं है क्या? मुझे छोटे शहरों में जहाँ तक लगता है कि वो जो नाटक जिस तरह से होता है, अच्छा, करते हाँ, उसी दौर का, उसी तरह उसी से मोड में मिनिमल, एक मिनिमल प्रोडक्शन, मिनिमल हो, एक बेयर स्टेज, खाली स्टेज हो, कुछ बक्से रख दिए, चेयर टेबल, हाँ, कुछ चटाई लगा दी, और उस तरह से हमने कर दिया। तो उससे आप नए जनरेशन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। नई जनरेशन आज मोबाइल के जरिए, सब चीज़ के जरिए सारे दुनिया से उनके पास कंटेंट आ रहा है, उसमें एक सोफिस्टिकेशन आ रही है, बात को रखने की एक जिसे कहते हैं बहुत ही चमकीले तरीके से बात को रखने की, और बहुत कम समय में बात को रखने की टेंडेंसी आ गई है। तो नाटक में तो आपको पेशेंस चाहिए, लेकिन पेशेंस के लिए आप सोफिस्टिकेशन भी तो देना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को लगे यार मैं देखने क्या आ रहा हूँ। हाँ, और नहीं, और वो ग्रिप तो रहेगा, बिल्कुल बैठे रहे। हम अब जाते हैं छोटे शहर में नाटक करने, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले छोटे शहर में गया था, मेरठ में गया था नाटक करने, और भर की ऑडियंस आई थी। वो काफी पैसा देके टिकट खरीदा था, अच्छा, क्योंकि उनको देखना था बॉम्बे का प्रोडक्शन। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, और उनको वो मिला, बॉम्बे के प्रोडक्शन में वो सोफिस्टिकेशन मिला उनको, जो उनको लोकल उसमें नहीं मिलता है। तो आपको नाटक पॉपुलर करने के लिए मूवमेंट बनाना पड़ेगा, आपको एक स्पेस में लगातार बेहतरीन नाटक करना पड़ेगा, ताकि जो 10 लोग आए वो जाके बात करें और 20 लोग अगली बार आए। उसकी आदत दिलानी होगी। इसे मूवमेंट कहते हैं, कंटिन्यूअस। और एक ग्रुप अच्छा करेगा, 2 ग्रुप बकवास करेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको एक मूवमेंट के लिए चाहिए कि हर एक जना अपनी बात, नई बात नए तरीके से करे। पुराने नाटक को भी अगर करें तो नए तरीके से करें, और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आप लोगों तक जाएं, नए मीडियम के जरिए उनको अट्रैक्ट करें, डिजिटली उनको अट्रैक्ट करें, और जितने भी लोग आए उनको आप इतना प्रभावित करें कि वो बात करेंगे भैया ये एक्सपीरियंस अलग था, चलो चलते हैं, एक नाटक देखेंगे, बाद में डिनर करेंगे, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा लोगों को। राइट, यू आर कॉल्ड अ जर्नीमैन एक्टर। जी। तो सैमी में आई थिंक महात्मा गांधी के कैरेक्टर को, यू नो, इट्स महात्मा गांधी जो एक आइकॉनिक फिगर है, फादर ऑफ द नेशन, उसको आपने डिकंस्ट्रक्ट किया जी, एंड यू जस्ट रिड्यूस इट टू अ वैष्णव बॉय। तो ये आप हर कैरेक्टर में करना चाहते हैं, और हाउ डू यू? मैं ये मानना चाहूँगा, आपने अगर देखा, जैसे आपने हेलो का जिक्र किया था, मैं उसको हार्ड मास का इंसान बनाना चाहता हूँ। भले ही राइटिंग कितनी भी कमर्शियल हो, लेकिन मेरे लिए हार्ड मास का इंसान है। जब आप देखते हैं कि एक आदमी इस तरह से बिहेव कर रहा है जिसको आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसके अंदर कमियां क्या है, खामियां क्या है, वो कहाँ से निकल रही है, वो जो जिस तरह से 200 लोगों को ट्रीट कर रहा है, उसका जड़ तो उसके अंदर ही है ना, तो उसको तो टैप करना पड़ेगा। तो एक आदमी को महात्मा कहते हैं, लेकिन महात्मा बनने से पहले तो मानव है ना, और मानव बनने से पहले उसका एक इतिहास रहा है, मानव इतिहास रहा है, लोगों ने महात्मा बनाया है, तो मानव, तो उसकी मानविकता जो उसके अंदर है, उसको आपको टटोलना है। कि एक आम लड़का काठियावाड़ में पैदा हुआ, जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ, बुरी तरह से फंसा हुआ कंजर्वेटिज्म में, और खुद भी कंजर्वेटिव, लेकिन उसकी आंख कैसे धीरे धीरे खुलती है, एक्सपोजर कैसे इंसान को खोलता है, कि आप
झारखंड से दिल्ली आते हैं या दिल्ली से झारखंड जाते हैं, दोनों जर्नी में फर्क होगा, है ना? जरूर। आप रांची से दिल्ली जाएंगे तो आपकी आंख थोड़ी और खुलेगी, अच्छी आंख हो या बुरी आंख हो। हाँ, आप दिल्ली से रांची जाएंगे तो आपकी आंख भी खुलेगी, अलग तरीके आपको एक अलग तरीके से Of खुलेगी। course, हाँ। तो ये आंख का खुलना, आपके अंदर के इंद्रियों का खुलना, अब सबका खुलता है, लेकिन सब लोग अपने आप को उतना प्रगतिशील नहीं बनाते हैं, अपने आप को उतना प्रोग्रेसिव नहीं बनाते हैं। राइट। मोहनदास करमचंद में वो काबिलियत थी कि वो अपने एक्सपोजर को वेस्ट ना होने दे, उस एक्सपोजर को अपने जिंदगी के रोज के रहन सहन से जोड़े और अपने काम से जोड़े। मतलब वो कहते हैं ना, माई लाइफ इज माई मैसेज। इसका मतलब क्या है? मैं मुंह से जबानी कोई मैसेज नहीं दूंगा, मैं जो जी रहा हूं वही मेरा मैसेज है। अगर मैंने सारे मोह माया तोड़ दिया है, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी चल रही है, देखो तो मैंने तो करके दिखा दिया। हाँ, तो सेट एन एग्जांपल। मैं अपने बकरी को साथ लेके जाता हूं, उसी का दूध पीता हूं, मुझे किसी और की दूध की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल सेट कर दिया। मैं बकरी को अपने हाथ से चारा खिलाता हूं, नौकर नहीं रखता हूं। तो मैं जो राजनीति करता हूं और जो मैं अपने आश्रम में बिहेव करता हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरी राजनीति और मेरी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। आज के दौर में आपको क्या दिखेगा? राजनीति के साथ आपकी जिंदगी का कोई जुड़ाव नहीं है ही नहीं। लोग वहां भी परफॉर्म ही कर रहे हैं, कोई जुड़ाव नहीं है। एक तरफ सिर्फ लेना, कोई देना नहीं। हाँ, हमें लेना बहुत अच्छा से आता कोई है, देना नहीं है, देना किसी को नहीं। कुछ नहीं है। तो गांधी की जिंदगी में देना बड़ा बन गया था। मैंने गांधी के बारे में पढ़ा था स्कूल में, जब हमारे एक चैप्टर में था। मुझे बहुत प्रभावित किया था उस बात में कि जब वो लंदन में गए, उनके भाई यहाँ से पैसा भेजते थे और लंदन में वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहनते थे, वेस्टर्न सूट्स पहनते थे। वो कोच में अपने घोड़े के उसमें कोच में वो कॉलेज जाते थे जिसका खर्चा था, पियानो लेसन्स लेते थे जिसका खर्चा था। वो हाँ, वो अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते थे, डाइनिंग करते थे, वाइनिंग तो नहीं करते थे, तो उसका एक खर्चा था। और यहाँ से भाई पैसे भेज रहे हैं और यहाँ पे भाई का जो कारोबार था वो धीरे धीरे खराब हो रहा था, फिर भी पैसे भेज रहे थे। तो उनको एक चिट्ठी मिली किसी से कि भाई तुम्हारे भाई यहाँ बड़े कष्ट में जी रहा है, क्या करो, क्या करे, वो बेचारे पैसे बड़े मुश्किल से भेज रहा है। तो गांधी पे वो बड़ा असर किया कि इतने दिनों तक मुझे भाई ने मुझे बताया तक नहीं कि वो कितने कष्ट से जी रहा है और मैं कितने खुशहाली में जी रहा हूँ। तो उन्होंने उस दिन तय किया कि मैं एक एक करके अपने सारे जो लाइफस्टाइल है उसको छोड़ के लाइफ में वापस जाऊंगा। और फिर उन्होंने उसको जस्टिफाई कैसे किया? उन्होंने कहा कि मैंने कोच में जाना बंद किया, पैदल जाना शुरू किया, उससे मेरा स्वास्थ्य सुधर गया। मुझे वॉकिंग की आदत लग गई, ये वॉकिंग से मेरा स्वास्थ्य सुधर गया, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मैंने बाहर खाना खाना बंद कर दिया, खुद पकाना शुरू किया, तो मेरी डाइटिक्स सुधर गई। मुझे ना सिर्फ खाना बनाना सीखा, मैंने खाने बनाने की एक्सपेरिमेंटेशन में सीखने लगा कि पौष्टिक खाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जब मैंने इतने वेस्टर्न बेशकीमती कपड़े पहनना बंद कर दिया तो मुझे सादगी का एहसास हुआ कि मेरी असली पहनावा तो मेरे अंदर है, जामा बाहर नहीं है। तो जब वो छोड़ते गए तो वो पाते गए और सीखते गए, जीते गए। ये मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ा था, क्लास में, क्लास 6 या 7 के चैप्टर में, तो वो मेरे दिमाग से गया नहीं था। हाउ टू टर्न नेगेटिव सर्कमस्टेंसेज इनटू पॉजिटिव कंक्लूजन्स। आप नकारात्मक चीजों को जो देखते हैं उनको आप सकारात्मक तरीके से देख सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद गांधी से मेरा नाता काफी दिनों तक टूट गया था, क्योंकि मैं एक आंदोलनजीवी हो गया था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, आंदोलनजीवी, आंदोलनकारी हो गया था, कि मैं समाज के निचले तबके के साथ जुड़ता था, किसान मजदूर के साथ। मैं अपने शिक्षा और संस्कृति के जरिए उनके अंदर जिसे कहते हैं सोच समझ जगाने की कोशिश करता था, अपने हकों के बारे में, वैज्ञानिक सोच के बारे में, समाज की सोच के बारे में लगाना, ये बन गया था। तो गांधी से मैं थोड़ा दूर हो गया था एक तरह से। फिर वापस गांधी की तरफ झुकाव आया जब मैंने देखा अपने दौर में सब चीज़ें बेमानी हो रही हैं, जिसको आप विचारधारा कहते हैं, जिसको इज्म कहते हैं, ये इज्म है, वो इज्म है। वो हर कोई इज्म को प्रैक्टिस करने वाला एक्चुअली अपॉर्चुनिस्ट है। हाँ। कोई इज्म से जुड़ा नहीं है। हाँ। इज्म सिर्फ यूज करने के लिए यूज कर रहा है, एक्चुअली मानव से कोई नहीं जुड़ रहा है। गांधी का मैंने देखा कि वो एक्चुअल
मानस जोड़ता है, जो कहता है कि समाज के सबसे निचले तबके के इंसान का आंसू पोंछोगे तो वो आपकी सच्ची राजनीति है, वरना राजनीति आपकी बेकार है। आप जाके उसका आंसू पोंछो पहले, बाद में अपना इज्म पे जाओ, बाद में आप अपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करो, बाद में आप वोट गिनो, पहले जाके उसका आंसू पोंछो। सबसे कमजोर तबका जो फेसलेस वॉइसलेस है उसको वो करो, बात मत करो, प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजें जो हैं, और उनकी सबसे बड़ी बात जो मुझे अभी भी मतलब आज के दौर में वाजिब है, ही यूज्ड टू से दैट एंड डजंट जस्टिफाई द मीन्स। आप जहां पहुंच रहे हैं वो कहां पहुंच रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी आप कैसे पहुंच रहे हैं। रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। जी, आपने ये पार्टी हार गई तो आप उस पार्टी के गोद में जाके बैठ गए और आपने वहां पे सब कुछ बटोर लिया, तो आपने रास्ता क्या तय किया फिर? आप तो ट्रेंडिंग बात कर रहे हैं। यही है ना। हाँ, बात तो यही हुई ना। इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में, उस पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हो आप अपने आप को समाजवादी कहते हो, आप अपने आप को बहुजन के हितैषी कहते हो, और जाके गोद में बैठ रहे हो सबसे पावरफुल, सबसे ब्राह्मणवादी इंस्टीट्यूशंस के। तो फिर ये आपके बारे में क्या कहता है? आपके बारे में यही कहता है ना कि आपको पावर और मटेरियल से लोभ है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वैल्यू नहीं। आप रास्ते से कोई मतलब नहीं, आपको पहुंचना है वहां, डेस्टिनेशन चाहिए, और डेस्टिनेशन वो है। गांधी कहते थे रास्ता, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस पे ध्यान दो, कहां पहुंचोगे वो बात की बात है। और कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, सही रास्ते पे चलोगे तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे आप। तो ये उन्होंने कहते थे। तीसरी बात जो उन्होंने बाद में कही, वो इंडिपेंडेंस के बाद उनको एहसास हुआ, और बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, हम भीड़ के जरिए बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं इनको बताने के लिए। हाँ। तो इन जनता को भड़का रहे हैं, जनता को इस्तेमाल कर रहे हैं आपको से बात करने के लिए। अरे भाई तुम यही हो, तुमसे जाके बात करो कि शायद उसका असर ना हो कि भाई जिन्ना आओ ना साथ मिलके बनाते हैं भारत, भाई जवाहर इसे मत करो, ये बात है। आप भीड़ के जाके बड़ा बड़ा गरम गरम भाषण दोगे इनको सुनाने के लिए। तो ये ऐसी बातें कही जो इतना वाजिब है आज के दौर में। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही जो कि हमारी लड़ाई, जब से उनसे पूछा अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों की लड़ाई के बारे में, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई मटेरियलिज्म से है, वस्तुकरण भौतिकवाद से है। क्योंकि मटेरियलिज्म ने अंग्रेजों को यहां लेके आए हैं। एक्चुअली मटेरियलिज्म से इंपीरियलिज्म आया ना। उसके लिए साम्राज्यवाद तो मटेरियलिज्म से आया कि सामान बनाया, सामान बेचना है, यहां जाना है, कॉलोनाइज करना है, इन्हीं से लेना है, इन्हीं को बेचना है। इनको बेचना है। तो हमारी लड़ाई तो मटेरियलिज्म से है, अंग्रेज से नहीं है। हमारी लड़ाई फलां तबके से नहीं है, सोच से है, उस विचारधारा से है, उस सोच से हमारी लड़ाई है। तो ये तो कितनी बड़ी बात हो गई ना। सब लोग अंग्रेजों से लड़ाई है कि भाषा की, आज हम देखते ना, इस भाषा से लड़ाई, उस संस्कृति से लड़ाई, इस धर्म से लड़ाई, इससे अरे भाई लड़ाई तो आपकी लोभ से है, लड़ाई तो आपकी नफरत से है, लड़ाई तो आपकी है कि नहीं। लेकिन भाषा की बात हुई, और आप तो दिल्ली में भी रहे हैं, नेपाल में भी रहे हैं, कलकत्ता भी आते ही है, तो इतना पैन इंडिया टूर करके आप पे वो एवोल्यूशन, वो जो समझने की ताकत कल्चर्स को, वो कितना इम्पोर्टेंट है एक थिएटर एक्टिविस्ट एक्टर की जिंदगी में। हाँ, मैंने कहा ना, इंद्रियां आपकी खुली होनी चाहिए। इंद्रियों को आपने बंद कर दिया तो फिर तो आप ना इंसान के रूप में डेवलप करेंगे, कलाकार के रूप में भी डेवलप नहीं करेंगे। ये जरूर मैं मानता हूँ कि आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है जिसके जरिए आप स्क्रीन पे आपने कुछ परफॉर्म किया, लोगों को बहुत पसंद आ गया, आपको बहुत फिल्में मिल गई, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एज एन इंसान आप अच्छे इंसान बनेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये हम आज के दौर में देख रहे हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको हम स्क्रीन पे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो कई बार उनके बर्ताव, उनकी बातचीत ऐसी होती है, हम कहते हैं कि यार ये ऐसी बात कैसे कह रहा है, या इसके अंदर क्या थोड़ी सी भी संजीदगी नहीं है, ऐसे है ना। है ना। तो वो भ्रम जो मेरा भी होता था कि अच्छे कलाकार बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, वो तो प्रूव हो गया है। बहुत लोग कहते हैं ना सर कि कला तो मेरा प्रोफेशन है, मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। एंड दोज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। एग्जैक्टली। तो वो इसको मीडियम की तरह देखते हैं। माई मीडियम टू सक्सेस, माई मीडियम टू इम्प्रेस, माई मीडियम टू अर्न, ये है। लेकिन अंदर से आपके अंदर
वही कास्टिस्ट चीजें हो सकती हैं, हो सकती है। जातिवाद, Of आप course. जातिवादी हो सकते हैं। मैं बहुत एक्टर से मैं मिला हूँ जिन्होंने छोटी जात दलित का रोल किया है फिल्म में, ओके, लेकिन अंदर जातिवाद भरा हुआ है। अब आप क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ, ओह, मैं मिला हूँ। ओके। मुझे लगता था लोग थोड़े ब्रॉड नहीं भैया, उन्होंने फिल्म में दलित तो नहीं, मतलब ओबीसी का कैरेक्टर किया, समझ लो, छोटे जात का। और यहाँ मैं क्या वैन में बोल के, अरे ये लोग जो है ना हमारी नौकरियां खा लेते हैं, ये जो है ना, बोल अंदर तो डाइकोटोमी है। आप स्क्रीन पे एक उदारवादी कैरेक्टर कर रहे हो या एक सूफी संत का रोल कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में आपके अंदर धर्म को लेके सारे कट्टरताएं भरी हुई हैं। मेरा धर्म, मेरी जात, मेरा ये भरा हुआ है। तो ये देखा है मैंने, ये होता है, होते हैं लोग तो ऐसे। वो आदर्शवादी जो बातें हैं ना, अच्छा इंसान, अच्छा कलाकार, रियल लाइफ में अगर आप देखो ना, तो आपके टैलेंट से आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे, बट इंसानी तौर पे हो सकता है कि आपके अंदर वो बातें ना नहीं हो। जो, लेकिन आपको यागो इतना क्यों पसंद है? इसलिए क्योंकि यागो जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर के कॉन्ट्रडिक्शन को। वो ओथेलो के कॉन्ट्रडिक्शन को निकालता है ना यागो के जरिए। हाँ, ओथेलो के अंदर वो पहले से था, हाँ, वो शक, हाँ। वो पॉजेसिवनेस, वो डर, वो इनसिक्योरिटीज हमेशा से रही होगी ना। तो यागो उसको ट्रिगर इतना बड़ा जनरल कैसे बना? तो यागो तो एक एलिमेंट था जो शेक्सपियर यूज कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइस कहते हैं। वो डिवाइस है, वरना यागो सिर्फ एक हैंडकरचीफ दिखाएगा, एक रुमाल दिखाएगा, और ओथेलो के अंदर अपनी बीवी को लेकर अपने सारे मोहब्बत प्यार के परे वो सारे शक, और शक से वो गुस्सा, और गुस्से से वो जिसे कहते हैं वायलेंस क्यों निकलेगा? तो यागो तो एक जरिया है, यागो हम है, समाज का रूप है। हाँ, समाज का रूप है यागो। हर किसी में है, मुझे लगता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल है वो। कोई सप्रेस कर देता है, कोई किसी का बाहर आ जाता है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, वही है। और आपने इतने सारे मार्वल के इस पे कैप्टन अमेरिका के वॉइस ओवर किए, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाउ डू यू टेक डबिंग? क्योंकि उसमें तो एक्टिंग आप करते हैं, और मुझे लगता है इवन साउथ इंडियन फिल्म जब सब डब होती है ना, तो एक डबिंग फिल्म को खराब बना सकती है। जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साउथ इंडियन फिल्में जो मुझे देखने का मन भी नहीं करता, बिकॉज डबिंग बहुत हाँ, वो आवाज बहुत ही फेक होता है, नकली होता है, और वो एक डिलीवरी जो होती है वो अंदर के कोर से जुड़ी हुई नहीं है, वो इसीलिए। तो व्हाट इज द, जब आप डब करते हैं, देखिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को इंक्लूडिंग मुझे पता है कि डबिंग में क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है, बिकॉज यू आर नॉट सीन देयर। नो, देखिए, एक तो है एक्टिंग मीडियम के हिसाब से ग्रामर तो नहीं बदलता है, लेकिन ग्रामर के अंदर का तरीका थोड़ा बहुत बदल जाता है। जैसे जब आप स्टेज पे करते हैं तो आप अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट करते हैं। जब आप सिनेमा करते हैं, असल मायने में अगर आप सिनेमैटिक एक्टिंग कहें, तो आप वो सब चीज़ों को अंदर समा लेते हैं और कैमरा उन्हें ढूंढ लेती है। तो जो आप प्रोजेक्ट करते हैं थिएटर में, सिनेमा में उल्टा करते हैं। ओके, वो आपके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, होनी चाहिए वो, तो जाके कैमरा पकड़ लेता है। आपकी एक हल्की सी जो नज़र आपने ऐसे देखा, वो कह देगा कि मत कर बेटा। आपको थिएटर में कहना पड़ेगा, आपको एक सॉलिलो की दी जाएगी, मत कर बेटा का। सिनेमा में नहीं जरूरत है, क्योंकि कैमरा आपका क्लोजअप पकड़ रहा है, वो रिलेशनशिप पकड़ रहा है। वही एक्टिंग जब आप स्ट्रीट पे करते हो, नुक्कड़ पे, तो अलग होती है। तो आप फेंकते हो उसको, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं करते हो, आप लोगों की तरफ फेंकते हो, उनको अट्रैक्ट करते हो अपने पूरे शरीर से। थिएटर में तो कम से कम आवाज का खेल होता है कि आप आंख बंद करके आवाज सुन के आप वो कर सकते हो, लेकिन वो नहीं होता। अब आप जब साउंड में आते हो, रेडियो में आते हो, टीवी में जो सुनते हो, सिर्फ ऑरल एक्टिंग जिसे कहते हैं, आवाज ही सारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। आप देख नहीं पा रहे हो, आप रेडियो प्ले से कभी सुनते हो, रेडियो में डायलॉग सुनते हो, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप इमेजिन करते हो। अगर उस आवाज में वो बात है कि आपको इमेजिन करा पाए, आपके अंदर वो कल्पना शक्ति जो है झकझोर पाए कि यह आदमी इस कमरे में अभी दाखिल हुआ है, उसने ये देखा है, और देख के उसने आवाज़ दी है, कहाँ है सब, उसे कुछ, तो ये सारी चीज़ें आवाज़ से कन्वे होनी चाहिए। और डबिंग में क्या है कि किसी ने ये कर दिया है, हाँ, इट्स ऑलरेडी डन, किसी ने ऑलरेडी कर दिया है। आपको वो सुर पकड़ना है, लेकिन आपको अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में सुर पकड़ना है। राइट। इंडियन कल्चर में एक हीरो का क्या मतलब है, वो कन्वे करना है। अमेरिकन कल्चर में हीरो का मतलब कन्वे नहीं कर सकते आप, कनेक्ट नहीं करेगा फिर। नहीं कनेक्ट करेगा।
अमेरिकन कल्चर में एक हीरो बहुत कम बात करके हीरो है, इंडियन कल्चर में एक हीरो, उसकी हीरोइज्म कई तरह से निकलेगी, कभी भाषण से निकलेगी, कभी उसके स्लो मोशन से निकलेगी, कभी उसके पैर चलते जमीन हिलेगा, कुछ बहुत सारे तरीके होती हैं जो आपको अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको डालना पड़ता है। तो हम जब हॉलीवुड या बाहर की फिल्मों को डब करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है। पकड़ना वही है, कैरेक्टर तो वही है, नहीं छोड़ सकते, हाँ, लेकिन आपको अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको देना है। शायद आवाज़ को थोड़ा और सशक्त बनाना है, शायद उसके अंदर थोड़ा बहुत और जान डालनी है, शायद उसके ज़रिए आपको, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ इमोशंस पे लोग नहीं जाते हैं, वो एक बड़ा इमोशन उनको चाहिए, है ना। तभी हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है हीरो, विलेन, कॉमेडियन, हीरोइन, बियॉन्ड द एक्टिंग पार्ट, एक्टर्स के बियॉन्ड, एक रिप्रेजेंटेशन, राइट। हमारे यहाँ रिप्रेजेंट, क्योंकि फोक कल्चर से आया है, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, राम चाहिए, रावन चाहिए, ड्रामा, हाँ ड्रामा चाहिए, करेक्ट। तो बड़ा वो हा करेंगे तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है ना, और करेंगे दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। तो वो बाहरी रिप्रेजेंटेशन का हमारे यहाँ पे बहुत चल रहा है। तो उसमें भी है कि जब आप कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो जो कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप निकाल पा रहे नहीं पा रहे, तो जो अंदर की जो बहुत बारीकियां हैं वो कितना आप डबिंग में दिखा पाएंगे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और आपने इतने अच्छे एक्टर्स, सीनियर वेटरन एक्टर्स के साथ आपने काम किया। टू स्टार्ट विथ यू एक्टेड विद जया बच्चन एंड अनुपम खेर जी। जी। तो अभी भी टाइटन स्टोरी में नसीर साहब थे। मैंने ओम जी के साथ भी काम किया है। हाँ, ओके। व्हाट डू यू लर्न व्हेन यू वर्क विद दीस स्टॉलवर्ड्स? ओह माय गॉड, जया जी के साथ तो, जया जी के साथ मैंने पहली बार वो देखा सिनेमैटिक, एंड इट वाज हर कमबैक आई थिंक। Yeah, there was, she was coming back with this film. My first scene shot was with her. It was a minimalist scene कि वो मेरा कमीज का बटन सील रही है और बात कर रही है और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब कमीज दे, मुझे कॉलेज जाना है। तो तब डर लगा था? नहीं, मुझे इसलिए डर नहीं लगा था क्योंकि मैं रेपुटेशन के साथ एक्टिंग नहीं करता हूँ। हाँ। मैं उस सीक्वेंस के साथ एक्टिंग करता हूँ और डायरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग करता हूँ। डायरेक्टर जो चाह रहा है मुझे वो देना है। अच्छा, आप इम्प्रोवाइज नहीं करते? लाइक आजकल करते हैं इम्प्रोवाइजेशन, तो वो जब डायरेक्टर मौका देगा इम्प्रोवाइजेशन तभी ना इम्प्रोवाइजेशन होगा। आप समझ लो, आप इम्प्रोवाइजेशन का मतलब क्या है, आपने दो तरह से होता है, एक तो डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन होता है, वो तो जब आपको डायरेक्टर मौका देगा बदलने का तो करोगे। हाँ, मैं ज़रूर, कई फिल्मों में ऐसे होता है जहाँ पे मुझे खुद डायलॉग अटपटा लगता है या स्वाभाविक नहीं लगता है, तो मैं उसको डिकंस्ट्रक्ट करके अपने तरीके से बोलचाल की भाषा में उसको करता हूँ। अगर डायरेक्टर कहते हैं हाँ ये अच्छा लग रहा है सुनने में तो बढ़िया, ऑफ कोर्स उनका कॉल है 100%। सिनेमा तो डायरेक्टर के कॉल है। थिएटर में क्या होता है कि आप कर रहे हो, करते वक्त बीच में आपने एक इम्प्रोवाइज कर दिया, सीन उड़ गया या गिर गया, जो भी है, डायरेक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। सिनेमा में कर सकता है। और एक इम्प्रोवाइजेशन होता है सिचुएशनल इम्प्रोवाइजेशन, कि आप सीन बैठ के कर रहे हो, अचानक आपको ऐसा इमोशन आया कि आप खड़े हो गए, ओके, और डायरेक्टर को अच्छा लगा कि हाँ यार इसमें एक ब्रेक चाहिए था, तो डायरेक्टर फिर एक शॉट एडजस्ट करेगा आपके लिए कि हाँ इसमें खड़े हो जाना, इसमें कि आपको कहा है कि उसको थप्पड़ मारना है और आप गए और आपको थप्पड़ मारने गए, हाथ वहीं तक गया आपका, आपने नहीं मारा, और आपने डायरेक्टर को कन्विंस किया कि ये जो लास्ट मोमेंट में उसको एक रियलाइजेशन होता है उसने नहीं मारता है। अगर डायरेक्टर को भी वही होता है, कहता है नहीं मुझे थप्पड़ चाहिए ही चाहिए, मेरा सीन एंड होता है थप्पड़ से, तो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा। आपके अंदर कोई भी कॉल हो, कोई भी आपके अंदर से आपकी भावना निकल रही हो कि मारते वक्त आपके अंदर एक सहानुभूति आ गई कि नहीं यार ठीक है तेरे को देख लूंगा मैं, एक थप्पड़ से सॉल्व नहीं होने वाला तुझे, मैं आगे चल के तुझे दिखाऊंगा। आप उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। अगर डायरेक्टर को वो सूझा दिखा तो वो आपको सपोर्ट करेगा, अगर नहीं दिखा सूझा तो फिर वो नहीं करेगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, द आर्ट फॉर्म। मुझे पहले लगता था, एक होता था ना कि सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसके बाद मुझे लग रहा है सिनेमा इन्फ्लुएंस करने लगा सोसाइटी को। अब ऐसा दौर आया है क्या जब मुझे लगता है, हो सकता है कोई गलत हो, लेकिन आप बहुत सारे मूवीज बनाते हैं इमेज क्लेंजिंग के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए, इट्स लाइक अ पीआर एक्सरसाइज। हाउ मच डू यू अग्री? नहीं, कोई बना सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आपको याद होगा 1980s में, मिड 80s में एक बोफोर्स स्कैंडल शुरू हुआ था इंडिया में, तो बहुत सारे लोग उसके चपेट में आ गए थे। राजीव गांधी आ गए थे उसके चपेट में, और राजीव गांधी के साथ रहते हुए अमिताभ बच्चन का भी नाम भी आ गया था, और अमिताभ बच्चन के करियर पे और उनके नाम पे असर
शुरू हो गया था उस समय उसके चलते, तो उन्होंने फिल्म से थोड़ा ब्रेक भी लिया था उस समय। उन्होंने कमबैक फिल्म किया जिसका नाम था मैं आज़ाद हूँ, जिसको जावेद अख्तर ने लिखा था। मीट जॉन डो करके एक अंग्रेजी फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म थी, उसका एडेप्टेशन था। और इसमें आज़ाद जो था वो आम आदमी का किरदार था, जो आम आदमी के लिए आम आदमी की आवाज़ बनता है, जो आम आदमी जो भूखे नंगी जनता के लिए बात करता है, जो राजनीति के सबसे बड़े लीडर्स के साथ जो टक्कर लेता है, और वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, सिस्टम ख़त्म कर देता है, लेकिन वो मरता नहीं है। उसकी आवाज़ आती है, बोलता है मैं आज़ाद हूँ, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो। आज़ाद कोई इंसान या कोई आदमी नहीं है, आज़ाद जो है एक सोच है, तुम आज़ाद हो तुम। तो वो क्यों फिल्म बनी? इम्पॉर्टेंट फिल्म है, मेरी अमिताभ बच्चन की सबसे प्रिय फिल्मों में से ये है। लेकिन ये ज़रूरी भी था ना उनके लिए उस समय कि इमेज बदले। फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन उनके लिए करना भी ज़रूरी था कि एक इमेज जो अपना थोड़ा सा बेहतर करना है। तो ये कई बार ज़रूरी भी होता है, और इसके ज़रिए आपको अच्छी फिल्में भी मिलती है। ऐसा नहीं कि इसके ज़रिए आपकी, कई लोग जो हैं कि समझ लो एक एक्टर जो है वो विलन का रोल कर रहा है, और विलन का रोल करते करते थक गया, उसको विलन का रोल नहीं करना है, और वो ढूंढ रहा है इमेज चेंज के लिए, तो उसको एक मौका मिलता है और वो करता है हीरो का रोल या थोड़े अलग किस्म का रोल, तो उसका इमेज चेंज हो जाता है। हमें एक ज़माना नहीं था जब अमरीश पुरी को बुरे आदमी के रोल में देख देख के फिर अचानक आप दिलवाले दुल्हनिया में उसको देखते हैं, तब अरे ये भी हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता है। तो वो एक इमेज चेंज ही है ना। शत्रुघ्न सिन्हा नेगेटिव विलेन थे, फिर वो प्राण साहब अपने ज़माने में बहुत बड़े विलेन का रोल करते थे, लेकिन जब उन्होंने कैरेक्टर एक्टिंग करनी शुरू की तो क्या से क्या कैरेक्टर एक्टिंग किया उन्होंने, पागल की तरह। जंजीर वंजीर में आप देखिए, तो ये तो इमेज चेंज ही किया ना उन सिनेमा के जरिए। तो ये होता रहता है, दिस इज आई थिंक अ प्रोसेस। लेकिन आजकल सोशल मीडिया बहुत डोमिनेट करते हैं कास्टिंग को, एंड वी वर टॉकिंग आल्सो कि कितने कितने फॉलोअर्स है, इन्फ्लुएंस कितना कोई कर सकता है। तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अच्छे एक्टर्स बनते हैं, डेप्थ होता है उनमें? अच्छे एक्टर्स जो हैं वो अच्छे एक्टर हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे ना हो। अच्छे एक्टर वो हैं जिनके अंदर वो कलात्मक काबिलियत है, जिनका क्राफ्ट पे इन्होंने काम किया है, स्ट्रांग है, वो अच्छे एक्टर्स हैं, भले उनके फॉलोअर्स हों या ना हो। सिर्फ फॉलोअर्स हैं या सिर्फ वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फॉलो बढ़ाने के लिए, इसलिए अच्छे एक्टर हैं, ये तो वाजिब नहीं है। अब मैं किसी 10 मिलियन वाले फॉलोअर वाले लड़के या लड़की को एक फिल्म में एक पिवटल फिल्म कैरेक्टर में कास्टिंग करता हूं, और वो फॉलोअर देखते भी हैं समझ लो, लेकिन वो कर नहीं पाती है या कर नहीं पाता है, कैरेक्टर डूब जाता है, सिचुएशन डूब जाता है, कहानी डूब जाता है, तो किसको फायदा हुआ उससे? ना उनको खुद फायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ, ना प्रोजेक्ट को फायदा हुआ, ना देखने वालों को फायदा हुआ, है ना। ये भी तो पॉसिबल है ना। बिल्कुल। और ये भी पॉसिबल है कि वो निकल जाए, हाँ, अच्छा ना करे, निकल जाए, लोग माफ कर दे, वो भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि वो बेहतरीन काम करे जो पहले उनको, जैसे आपके लापता लेडीज वाली वो लड़की, वो तो पहले तो उसकी डिजिटल फॉलोइंग ज्यादा थी और ये थी, लेकिन लापता लेडीज में आप देखते हैं, आप कहते हैं अरे वाह कमाल है, कौन है ये लड़की, है ना, तो कितना बढ़िया उसने काम कर दिया। तो ये भी तो है ना कि आप नोटिस की जाती हैं कहीं और आपकी असली कलाकारी निकलती है इस वाले मीडिया में, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं हो सकता। मेरा ये कहना है कि आप एक्टिंग को, राइटिंग को, डायरेक्शन को फॉर्मूला मत बनाइए। अब ये मत कहिए ये करेगा तो ये होगा। जैसे दिल्ली में एक टाइम में बहुत चला था, और शाहरुख इतना बड़ा सक्सेसफुल हो गया, वो थिएटर करता था, फिर उसने टीवी किया, फिर हो गया। तो मतलब आप थिएटर करोगे, टीवी करोगे, तो आप फिल्म स्टार बन जाओगे, ऐसा नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, वो एक फॉर्मूला हो गया। हर कोई थिएटर करके टीवी करके, कि टेलीविजन से जाएंगे तो, और थिएटर से जाएंगे तो हर कोई हाथ फैलाएगा तो शाहरुख खान बन जाएगा, नहीं हो सकता है ना। हर दिल्ली वाला शाहरुख खान तो नहीं बनेगा ना। नहीं, मैं भी दिल्ली से हूँ, मैंने भी ये किया, अरे नहीं भाई, हर कोई बैरी जॉन से ट्रेंड होगा तो वो शाहरुख खान तो नहीं बनेगा ना, या मनोज वाजपेयी तो नहीं बनेगा ना। तो कितने बैरी के साथ कितने लोगों ने काम किया है, सब लोग तो उस मुकाम पे नहीं पहुंचे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अलकाजी साहब ने कितने लोगों को ट्रेन किया है, सब कोई नसीर ओम या अनुपम खेर या पंकज कपूर नहीं बने। सो देयर इज नो फॉर्मूला कि ये ट्रायल एंड एरर चलते रहना चाहिए, दैट्स इट। रीडिंग आप बहुत करते हैं, तो मुझे ये बोलना है, पूछना है कि some of the most favorite books which you also would like to recommend to the youth of the country today? मैं तो यार क्लासिक्स पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, ठीक है।
मेरे माँ बाप ने मुझे 5 साल की उम्र में मेरे हाथ में क्लासिक्स दे दिया था, और बंगाली में दिया था। अंग्रेजी किताबें बंगाली में पढ़ी मैंने, अपनी भाषा में, और उन क्लासिक्स ने मेरा बेस तैयार किया। उसके बाद मैंने पॉपुलर फिक्शन पढ़ा, बेस्ट सेलर्स पढ़ा, जिसे पल्प फिक्शन बोलते हैं, लेकिन बेस मेरा, जो पहली किताब जिसने मुझ पे असर डाला वो था चार्ल्स डिकेंस की किताब डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के राइटर हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद देखा इंग्लैंड में कैसे समाज संस्कृति बदल गई, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष शुरू हुआ, गरीबी देखा, उन्होंने विक्टोरियन पीरियड देखा, एजुकेशन सिस्टम पे जो एक शोषण है वो देखा। उस दौर में उन्होंने इंग्लैंड की सबसे विकृत रूप को देखा, कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म को चढ़ते देखा। वो सारी चीज़ें वो अपनी कहानियों में लेके आते थे। तो डेविड कॉपरफील्ड ने मुझे इतना इन्फ्लुएंस किया था, डेविड के किरदार ने, जो कि एक अनाथ लड़का था, ऑर्फन, और उसका जो स्ट्रगल था समाज में, जिस तरह से वो बार बार ह्यूमिलेटेड होता है, टॉर्चर्ड होता है, और अंत में जाके उसे समाज में वो जगह मिलती है जो वो चाहता था। तो उसकी जर्नी, उसका स्ट्रगल ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। और साथ ही साथ इतने छोटपन में मैंने एक किरदार को समाज से जोड़ा था। वो किताब ने मुझे बताया कि कोई किरदार जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो समाज से निकला हुआ है और समाज की सारी चीज़ों से प्रभावित होता है और समाज को प्रभावित कर सकता है। तो ये चीज़ें, उसी वक्त मेरे फादर ने मुझे किताब दी थी अंकल टॉम्स केबिन, जो अमेरिका के स्लेवरी के ऊपर थी, लेकिन अंकल टॉम के जरिए थी। अंकल टॉम एक स्लेव था जिस पे बहुत अत्याचार होते हैं, लेकिन वो कभी अपने अंदर की अच्छाई को खत्म नहीं करता है। उसके बारे में कंट्रोवर्सी अमेरिका में आगे चल के मॉडर्निज्म में ये आया कि अंकल टॉम्स केबिन जो है एक बेनेवलेंट स्लेव की कहानी बता के अब एक सेंटिमेंटलाइज कर रहे हैं। स्लेवरी एक भयंकर इंस्टीट्यूशन था जिसको कंडेम करना चाहिए, और अंकल टॉम्स नहीं होने चाहिए। उनको ये समझ होनी चाहिए कि ये जो शोषण कर रहे हैं ये शोषणकारी हैं और ये बुरे हैं। कि अंकल टॉम जो है वो अपने शोषणकारी के बच्चे को भी मोहब्बत देते थे, सबको देते थे, वो था। लेकिन मुझे वो स्लेवरी के बारे में जो समझ है वो 6 साल की उम्र में हुई अंकल टॉम्स की। वो प्लांटेशन पे काम करने वाले कॉटन वर्कर्स, वो चाबुक खाने वाले वो वर्कर्स, वो भूख से मरने वाले वो वर्कर्स, और अपने अंदर मोहब्बत जगाए रखने वाले वो वर्कर्स, उसके बारे में समझ अंकल टॉम्स केबिन से आई। फिर मेरे फादर ने मुझे जूल वर्न की किताब दी, राउंड दी वर्ल्ड इन 80 डेज। अब उसके जरिए मैं पूरी दुनिया घूम लिया मैंने घर बैठे। अब जूल वर्न ने भी वो किताब लिखी होगी घर पे बैठ के, वो सारी दुनिया नहीं गए होंगे, अपनी इमेजिनेशन से लिखी है और कुछ रिसर्च से लिखी होगी, लेकिन मैंने तो पूरी दुनिया घूम ली ना उसके जरिए। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं किताब के जरिए, है ना। तो कि आप एक जगह बैठ के आपकी कल्पना शक्ति, जिसके बिना इंसान नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि इंसान और बाकी जीवों में यही फर्क है कि इंसान के अंदर कल्पना शक्ति है। वो कल्पना करता है चांद में जाऊंगा तो वो चांद पे जाता है। वो कल्पना करता है कि मैं समुद्र के नीचे जाऊंगा तो पनडुब्बी बनाता है, सबमरीन बनाता है। कल्पना से ही पहले करेगा तब जाके वो बात होती है। राइट। तो वो कल्पना शक्ति आपकी किताबों से आती है ना। ऑफ कोर्स। फिर हमारे बंगाली साहित्य के, क्योंकि बंगाल एक एकमात्र स्टेट था इंडिया में जहाँ पे साहित्य एक पूरी इंडस्ट्री थी। एक ज़माने में किताबें पब्लिश होती थी, स्टोरीज मैगजीन्स में छपती थी, मैगजीन्स बिकती थी हॉट केक की तरह, किताबें बेस्ट सेलर्स होती थी बंगाल में। मिलते नहीं थे बिल्कुल, लोग आते थे पूछने, लेकिन मिलता नहीं। पूजा के लिए वेट करते थे कि पूजा के टाइम पे एनुअल डाइजेस्ट आएगा, जिसमें मैं वेट करता था। एनुअल डाइजेस्ट आएगा, बच्चों का एनुअल डाइजेस्ट आनंद पब्लिशर्स का आता था, जिसमें सारे कहानियां, बड़े बड़े बंगाल के राइटर्स बच्चों के लिए लिखते थे। मैंने मेरी आशापूर्णा देवी को मैंने बच्चों की कहानियों से जाना, समरेश बोसु को मैंने बच्चों की कहानियों से जाना, सुनील गंगोपाध्याय को मैंने बच्चों की कहानी से जाना, शीर्षेंदु को बच्चों की कहानी से जाना, सबको बच्चों की कहानी से जाना। फिर उनके बड़ों वाली कहानी मैंने पढ़ा। तो सुनील गंगोपाध्याय जो से मैं बड़ा इन्फ्लुएंस था, वो पोएट थे और राइटर थे। तो उनका प्रथम मालो जो है, उनका पूर्व पश्चिम जो है, जो बंगाल पार्टीशन को लेकर, 1971 कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, नक्सलिज्म को लेकर, वो सारी चीज़ें वो उसमें लेके आते हैं। तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस था इन राइटर से बंगाली में। और हिंदी में प्रेमचंद मेरे, मतलब प्रेमचंद का ईदगाह पढ़ के तो मैं
पता नहीं कितने साल रोया, बचपन में भी रोया, बड़ा होके भी तो रोया। मुझे लगता है हर कोई रोता ही है एक बार ये यार कहानी मैं पढ़ के। प्रेमचंद जो है, उनकी कहानी में जो सादगी है, वो समाज को जिस तरह से इतनी सादगी से पकड़ते हैं, इतने बढ़िया तरीके से पकड़ते हैं, और इतनी, और लघु कहानियों में जो बड़ी बात कह जाते हैं, और मानविकता की जो बात कह जाते हैं, प्रेमचंद कमाल है। फिर मंटो आते हैं ज़िंदगी में। मंटो का आना भी ज़रूरी होता है कि मंटो आपको नींद से जगा देता है, आपको इतना डिस्टर्ब करता है, आपका कॉलर पकड़ के आपको हिला देता है वो। तो टोबा टेक सिंह तो मतलब क्या ही कहूँ मैं उसके बारे में। तो आपके पास एक रेंज है जहाँ जो आप रेकमेंड कर रहे हैं। अरे टोबा टेक सिंह के बारे में मैं क्या कहूँ भाई, टेटवाल का कुत्ता, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। मतलब ये क्या लेखनी है, क्या क्या लेखक है मतलब। तो अगर मूवीज में आए तो कौन से डायरेक्टर्स आपको ज्यादा पसंद है, वेस्टर्न, इंडियन? अरे बाप रे, मूवीज का तो मतलब कम से कम 200 डायरेक्टर्स होंगे जो जिन्होंने ऐसा कोई आइकॉनिक 1-2 डायरेक्टर्स? इंडिया में अगर कहा जाए तो मैंने 4.5-5 साल की उम्र में, हम लोग दमदम में रहते थे कलकत्ता में। उन दिनों कभी हर महीने एक मूवी दिखाई जाती थी ग्राउंड में, पर्दा लगा के, एक कम्युनिटी स्क्रीनिंग होती थी। तो वहाँ पे हिंदी फिल्म भी होती थी, बंगाली फिल्म भी होती थी। हिंदी में उन्होंने विक्टोरिया नंबर 203 दिखाई थी, मुझे याद है। तब मैं हिंदी जानता नहीं था, लेकिन मैं देखी, मैंने डायलॉग समझ में नहीं आया, लेकिन चलो मैंने गा रहे हैं, जीप चला रहे हैं, ये हो रहा है वो, पर भयंकर असर नहीं हुआ। अगले ही महीने उन्होंने मृणाल सेन की फिल्म कैलकाटा 71 दिखाई, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई उस उम्र में, क्योंकि मुझे जो बाहर दिखता था ना सड़क पे, वो आपको पर्दे पे दिख रहा है। हाँ, लैंपोस्ट से बांध के किसी की पिटाई हो रही है, पुलिस की बड़ी वाली टॉर्च की लाइट आपके शक्ल पे आ रही है, लोग भाग रहे हैं और बम फूट रहा है। तो सारी चीजें मुझे स्क्रीन पे दिख रही थी, वो पूरा का पूरा समाज मुझे स्क्रीन पे दिख रहा था। और मेरी क्या समझ थी, 5-6 साल की उम्र में क्या समझ बनेगी, लेकिन मैंने देखा 70s का कलकत्ता, मुझे जो मैं बैल्कनी से सामने दिखता था वो मुझे स्क्रीन पे दिखा। और ताई पे मेरे लगा, अरे यार ये तो जिंदगी है, ये सफेद रंग का पर्दा लगा हुआ है, ये तो जिंदगी इसमें से निकल के मेरे पास आ रही है। तो बड़ा इन्फ्लुएंस बना मेरे लिए वो, एक बहुत बड़ा फैक्टर बना, टर्निंग पॉइंट। हाँ, आगे चल के मैं अमिताभ बच्चन की दुनिया में घुसा, क्योंकि वो हमारे दौर पे तो अमिताभ बच्चन ही थे हमारे। लेकिन ये बात को समझना है कि अमिताभ बच्चन का फिनोमेना क्या था। वो एक सोशल रेबेलियन का फिनोमेना था, एक विद्रोह का फिनोमेना था, जो कहता है कि मैं साइन नहीं करूंगा। That angry young man. जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरी माँ को नौकरी से निकाला था। हाँ, was विद्रोह actually. जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ में ये लिख दिया था कि मेरा बाप चोर है, जाओ उसके बाद मैं साइन करूंगा, उससे पहले साइन नहीं करूंगा। तो विद्रोह है भाई। तो मुझे विद्रोही दिखा स्क्रीन पे, तभी तो अट्रैक्टेड हुए। काला पत्थर, जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, बाद में चल के यही चीजें आपको पैरेलल सिनेमा में दिखी। मैंने नसीरुद्दीन शाह को पहली बार कब कैसे मैं वो प्रभावित हुआ, मैंने जुनून देखी वीसीआर में, हम लोग नेपाल में रहते थे वीसीआर में। उससे पहले हफ्ते में हमने नमक हलाल देखी अमिताभ बच्चन की, बड़ा मजा आया। मतलब बच्चन का वैसे ही फैन था, बड़ा मजा आया। अगले हफ्ते जुनून श्याम बेनेगल की, अच्छा देखा। एक सीन आया जहाँ नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर आता है और वो कबूतर खाने से कबूतर निकाल के उनको बड़े बेरहमी से उड़ाता है, इधर उधर फेंकता है। तो जावेद खान जो शशि कपूर का कैरेक्टर भाग के आते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो, और वो उड़ाता है कबूतर, या कबूतर साले कबूतर गाली देता है, ये करता है, और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। और वो शशि कपूर की तरफ घूम के कहता है कि हम दिल्ली हार गए जावेद भाई। और वो जिस तरह से कहते हैं ना अंदर से, उसमें रोना, फ्रस्ट्रेशन, एंगर सब था, शोक भी था, गुस्सा भी था, इतिहास भी था। और मैं समझ में नहीं आया कि इसको मैं कहां प्लेस करूं। ये अमिताभ बच्चन का एंग्री मैन नहीं है, ये अलग है। ये ऐतिहासिक गुस्सा है कि हम दिल्ली हार गए जावेद भाई, और आप कबूतर पे अपनी जिंदगी बिता रहे हो, कबूतर पालने में। ये नवाबगिरी छोड़ो, नवाबी गई भाई, ये नवाबी नहीं रहेगी। हम दिल्ली हार गए जावेद भाई। तो एक नया वो समझ आई एक्टिंग के बारे में भी कि भाई ये भी एक्टिंग है। तब ये नसीरुद्दीन शाह नाम मेरे जहन में चढ़ गया। तब मैं ढूंढने लगा भाई इनको कहाँ देखूं मैं।
समझ रहे हो, और ढूंढ ढूंढ के फिर हम दिल्ली आए ट्रांसफर होके। मुझे याद है पेपर में निकलता था ना डीडी में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी, तो मंथन फिल्म है श्याम बेनेगल की जो इसने जुनून बनाई, नसरुद्दीन शाह। घर पे टीवी नहीं था, मैं बस पकड़ के अपने दोस्त के घर गया। ये कहाँ, दिल्ली की बात? दिल्ली में लोधी रोड में उसका दोस्त रहता था। उसको मैंने कहा कि भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ, ये फिल्म है आज शाम को 7 बजे डीडी में दिखाई जाएगी, मैं देखूंगा तेरे घर आके। बोला आजा। वहाँ ब्लैक एंड वाइट में मैंने देखा, और नसीर का कैरेक्टर मंथन में देखा मैंने, आपो हैं कोऑपरेटिव, आपड़ो हैं आपड़ो। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं छोटपन में भी। अमिताभ बच्चन भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, श्याम बेनेगल और नसरुद्दीन शाह भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी विद्रोह है और यहाँ पे भी विद्रोह है, लेकिन ये विद्रोह जो है एक हीरोनुमा विद्रोह है। ये विद्रोह आपका विश फुलफिलमेंट है कि एक आदमी आएगा, 20 लोगों को पीटेगा, सबसे सुंदर लड़की को भी ले जाएगा और आपका विश फुलफिलमेंट हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदले ना बदले, है ना। और यहाँ पे विद्रोह ऐतिहासिक विद्रोह है, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जद्दोजहद तो आपको करनी है। यहाँ से हॉल से निकल के लड़ाई आपकी है। तो ये दो अलग अलग विद्रोह हैं सिनेमैटिक। हाँ, but why do you call yourself a non-sentimental Bengali? And why I asked you this because I connect with this a lot. I am a person who doesn't believe in any kind of identity superiority. Great. मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरा देश, मेरा स्टेट सबसे उज्जवल, सबसे ऊपर, मैं ये नहीं मानता। मैं इस क्रिएशन का हिस्सा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इस एवोल्यूशन का हिस्सा हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। मेरा जन्म एक एक्सीडेंट है, मैं बंगाल में पैदा हुआ, एक एक्सीडेंट। That is not my choice, ना? It's nobody's choice. मैं सेनगुप्ता फैमिली में पैदा हुआ, ये मेरा एक्सीडेंट है। इसको लेके सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है, प्राउड होने की भी कोई जरूरत नहीं है। चूंकि मैं यहां पैदा हुआ, मेरा एक इतिहास बना, उस इतिहास ने मुझे दुनिया को बेहतर समझने में हेल्प किया। अगर वो इतिहास मुझे ये बताता कि नहीं, सेनगुप्ता ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बंगाली ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरा खाना ही खाना है, बाकियों का खाना खाना नहीं है, तो फिर तो ये सेंटिमेंटलिज्म से आता है ना। हाँ। कि मेरा, मेरे ये, मेरा हाँ, तो ये सेंटिमेंटलिज्म से ही बहुत सारे और प्रॉब्लम्स निकलते हैं। मैं किसी चीज को ऑफेंड या डिफेंड नहीं करना चाहता। जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है जो बुरी है, उसको पहचानना। जब आप सेंटिमेंटल हो जाएंगे ना, तो आप बुरे को नहीं पहचान पाएंगे। आपको हर चीज सिर्फ अच्छा दिखेगा। हाँ, कैसे कह दी तुमने हमारे बारे में ये बात है, कैसे कह दी तुमने मेरे मोहल्ले के बारे में ये बात है, मेरे घर के बारे में, मेरी बहन के बारे में, मेरे देश के बारे में। अरे जो गलत है सो गलत है भाई। अगर मेरे बाप कुछ गलत कहता है तो गलत कहता है ना, भले वो मेरा बाप हो। नहीं, Of course. Thank you so much. It was so entertaining talking to you, and I somehow थोड़ा मैं ग्रो कर गई आपसे बात करके। Thank you so much. I hope you enjoyed. I loved it. Thank you.